एवरीवन, दिस इज तनीषा चौधरी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। तो आज बच्चों हम इसमें अपना क्लास 11th का जो ज्योग्राफी है उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी ज्योग्राफी का सेशन 1 होने वाला है, ठीक है, सफलता बैच के लिए। तो आइए अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए तो फटाफट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है बच्चों, भूगोल एक विषय के रूप में। अब आप लोग इस तरीके से समझिए कि अभी हम एसएसटी में पढ़ते थे अपने 4 पार्ट्स को, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो हम क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारी जो सब्जेक्ट्स है ना ये यहीं तक सीमित है। पर आप 11th में आए तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा डीप में पढ़ा, आपने हिस्ट्री में मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो सारे लेक्चर्स मैंने अपने बना दिए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। इन चैप्टर्स के बारे में, इन चीजों के बारे में हमने थोड़ा डीप में पढ़ा। अब हम इसमें ज्योग्राफी में अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने ज्योग्राफी के बारे में कि एक्चुअली जो भूगोल है उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, ठीक है। आइए अब हम अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन मतलब आपका हिंदी में परिचय, ठीक है। अब आप लोग एक ये बताओ, ज्योग्राफी से हम क्या समझते हैं? हमारे आसपास का एरिया, हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरमेंट या हमारी धरती, ठीक है। एक तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड है वो हमारा ज्योग्राफी में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ज्योग्राफी इज अ होम ऑफ मैनी अदर क्रिएचर बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। भूगोल अनेक छोटे बड़े जीवों का घर है जो पृथ्वी पर रहते हैं और जीवित रहते हैं। अब अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो है वहां पे बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहते हैं और एक तरीके से एक पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट बनाते हैं अपने रहने के लिए। अब ना ही तो जो एक तरीके से हम ये समझते हैं, ना ही पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते, ना ही हम पेड़ पौधे के बिना रह सकते, है ना। अब आप एक तरीके से ये सोचो, मान लो हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है या स्कूल है, तो वो स्कूल तो बन गया, लेकिन वो स्कूल बनने का यार हमने फैकल्टी भी हायर कर लिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा दे दिया, हमने अच्छी अच्छी चीजें लगवा ली न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, बच्चों को अच्छे से समझ आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको डीप नॉलेज दे सके, लेकिन बच्चे ही नहीं है। तो क्या स्कूल का ऐसा फायदा है? स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। यानी जो स्टूडेंट्स एंड जो स्कूल है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे ही हम यहाँ पे समझेंगे जो अर्थ का सरफेस है बच्चे वो यूनिफॉर्म नहीं है, इट हैज वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स। बोले तो कि पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। कहीं पहाड़ है, पानी है, मरुस्थल है या रेगिस्तान है, ऐसे अलग अलग एरिया है, पहाड़ी है, ठीक है। एंड इसकी भौतिक विशेषताओं में भिन्नता है, यानी फिजिकल फीचर्स इसके अलग अलग है। ज्योग्राफी बेटा हमारी एक तरीके से 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल, एक होते हैं हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड हमारी फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन क्रिएट करते हैं, क्या क्या संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ, उस वही सारी चीजें हम इसमें आगे अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इट हैज वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर, यानी इसकी भौतिक विशेषताओं में विविधता है। देयर आर माउंटेन, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेटूज, ओशन, लेक एंड डेजर्ट। यहाँ पहाड़, पहाड़ियां, घाटियां, मैदान, पठार, महासागर, झीलें, रेगिस्तान। बेटा हमारे पास अपना अलग अलग एरिया है एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से ये समझो कि पृथ्वी को हम ऐसे समझते थे ना बचपन में कि पृथ्वी एकदम क्या है, फ्लैट है, एकदम ऐसे सीधी है। फिर हमें बाद में पता लगा कि नहीं, वो हमारी जो अर्थ है वो तो एक तरीके से गोल है, अंडे आकार में हम समझ सकते हैं, एक जो बॉल होती है ऐसे गोल गोल, ठीक है, ऐसे है। अब क्या है कि पृथ्वी पे जो जगह है वो हर जगह अलग अलग है, हर जगह समान नहीं है। कहीं आप जाओगे तो आपको, अगर आप जैसे रशिया में जाओगे तो अंटार्कटिका में जाओगे तो वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है, वहाँ पे बर्फीले पहाड़ है, वहाँ बहुत ठंड रहती है, वहाँ ठंड देखने मिलेगी। कहीं और आप यूएसए में जाओगे या फिर अफ्रीका साइड में जाओगे तो वहाँ आपको टेम्परेचर जो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, गर्मी वहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो हमारी अर्थ है वो अलग है, एक तरीके से वो सेम नहीं है, ठीक है। अब है देयर आर वेरिएशंस, अब इसको हम समझते हैं। देयर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू, इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में भी विविधता है। यानी अभी मैंने बोला ना हमारे पास 2 तरीके की ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी।
तो अब हम इसमें देखेंगे, आप कहोगे कि मैम इसमें हमारा कल्चर का, रिलीजन का, इसमें क्या तालमेल है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं रहा। अरे रुको तो सही, धीरे धीरे करके सब समझ आएगा। अभी तो आप लोगों की शुरुआत है यार, अभी तो आप लोगों ने इस चैप्टर को एक तरीके से, मैंने अभी जस्ट आपको इस चैप्टर का एक तरीके से ओवरव्यू दिया है ना। तो देयर आर वेरिएशन, मतलब हम कैसे ज्योग्राफी के थ्रू, भूगोल के थ्रू कैसे हम लोगों के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, कैसे अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, कोई मराठी बोलता है, ठीक है, कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, कोई यूपी से बिलोंग करता है, सबका अपना ट्रेडिशन अलग है, अपना कल्चर अलग है। कोई दाल बाटी खाता है, तो तो किसी को साग और मक्के की रोटी खाना पसंद है। तो ऐसे करके ज्योग्राफी से हम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बनाते हैं, वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर विलेजेस, सिटीज, रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, market and many other elements created by human beings across the entire period of their culture development। अब ये देखो, गांव, शहर, सड़कें, रेल मार्ग, बंदरगाह, बाजार और कई अन्य तत्व हैं जो मानव ने अपने सांस्कृतिक विकास के दौरान निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, अब एक बात बताओ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने क्या हमें गांव बना के दिए, शहर बना के दिए, दुकान बना के दी? पृथ्वी ने हमने एक तरीके से क्या व्यापार करना सीखा? नहीं, वो तो हमने अपने खुद की दिमाग से, खुद की नॉलेज से सीखा। तो पृथ्वी ने या अर्थ ने एक तरीके से हमें क्या दिया? संसाधन दिया, रिसोर्सेज दिए, घर बनाने के लिए मिट्टी दे दी, पानी दे दिया, ईंटें दे दी। अब उन ईंटों से घर बनाना, मजदूरों से काम करवाना, वो किसके ऊपर है? वो हमारे ऊपर है कि पृथ्वी ने हमें क्या करा, हमें अपने पर्यावरण से, एनवायरमेंट से हमें रिसोर्स तो मिला, लेकिन उस रिसोर्स को कैसे यूज करना वो तो हमने ही पहचाना ना, वो तो हमें ही पता है। तो यही तो एक तरीके से रिलेशन बना रहे हैं हम ज्योग्राफी के साथ, कि ज्योग्राफी क्या कर रही है, एक तरीके से पृथ्वी को हम माँ बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं ना। पृथ्वी एक तरीके से हमारी माँ है जो हमें चीजें देती है, और हम क्या करते हैं, उस चीजों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो बच्चे हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाई वी शुड स्टडी ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी पढ़ते ही क्यों है। एंड प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जल्दी से ला सकूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि व्हाई वी स्टडी ज्योग्राफी, हम एक्चुअली ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अब एक बात समझते हैं, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, यानी एक तरीके से हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं। तो जहां पे हम रहते हैं, जब हम कोई घर खरीदने जाते हैं, ठीक है, जब हम कोई घर या प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो वहाँ के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे स्कूल कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे लोगों से हम एक तरीके से अच्छे से रिश्ता बिठा पाएंगे क्या, पानी की कमी तो नहीं है यहाँ पे, सड़कें तो खराब नहीं है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बार बार बिजली तो नहीं जाती है। तो ये सारी चीजें देख के समझ के फिर हम वहाँ पे फ्लैट रहते हैं, फिर वहाँ पे लेते हैं, फिर वहाँ पे हम रहने का सोचते हैं। ऐसे ही एक तरीके से अर्थ यानी कि पृथ्वी जो है हमारा घर है, और हम इस घर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, Our lives are affected by our surrounding in many ways। हमारा जीवन हमारे आसपास के वातावरण से कई तरह से प्रभावित होता है। अभी ये वीडियो मैं बच्चे अपनी 11 जुलाई को बना रही हूँ, एंड आपको पता है ना 10 जुलाई को सुबह 9:25 या 24 मिनट पे भूकंप आया था। तो भूकंप तो देख के कितने लोग थे जो सो रहे होंगे, उठ गए होंगे, अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो एक तरीके से भूकंप का हमारे जीवन पे, या हम जो भी हम काम कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा है। अगर मान लो कहीं बाढ़ आ जाती है, अभी मॉनसून सीजन में हमारे इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में और जो भी पहाड़ी एरिया, वहां पे बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। तो उस बाढ़ का जो है लोगों पे, वहां के रहने वाले जो स्थायी लोग हैं, ठीक है, जो निवासी है, उन पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? लोगों के घर बेघर हो जाते हैं, है ना, लोग डूब जाते हैं, कितना लॉस उन बेचारों को देखने मिलता है। तो इसी तरीके से यानी कि जो पूरी ज्योग्राफी है, जो अर्थ के अंदर जो भी इवेंट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, हमारी जिंदगी पे प्रभाव डालती है। ठीक है, we dependent on the resources to sustain ourselves in the surrounding area, यानी हम अपने जीवन यापन के लिए आसपास के क्षेत्रों के संसाधनों पर निर्भर है। आप एक तरीके से समझते हैं, जो बहुत साल पहले जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, मिलियन ईयर्स अगो, जब इंसान जो है बस कपड़े वपड़े भी पहनता था, एक तरीके से आदि मानव बन के, हाँ, आदि मानव बन के रहता था, पत्ते लपेट के घूमता था, और उसका काम क्या होता था? बस खाना और सोना। उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं था, एंड उसका लाइफ का सर्वाइवल का भी चांस बहुत कम था, यानी ज्यादा जिंदगी उसकी ठीक ठाक नहीं चल रही थी।
अब हमने क्या करा, धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमारी हमारी वृद्धि होनी शुरू हुई, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, विकास देखने मिला। तो हमने क्या करा, हमने अपनी जो अर्थ है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वहां से हमने रिसोर्स, संसाधन लेने शुरू कर दिए। क्या हम पेड़ और पौधों के बिना रह सकते? नहीं रह सकते, और पेड़ और पौधे भी हमारे बिना नहीं रह सकते, ठीक है। यानी अपने आसपास की चीजों को हम अपने लाइफ में जीने के लिए या डेवलपमेंट के लिए उनको यूज करते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटीज सस्टेन्ड ऑन नेचुरल मीन्स एट सब्सिस्टेंस, आदिम समाज, ठीक है, प्राकृतिक जीविका के संसाधनों पर निर्मित थे, तो निर्भर थे। एक तरीके से मैंने अभी यही तो बोला आपको कि पहले के टाइम पे वो लोग बेचारे क्या करते थे, पत्ते लपेट के घूमना जानते थे, बस बात भी उनको ज्यादा करना नहीं आता था, और झुंड में रहते थे, और जानवर पकड़ के खा लिया, जंगल में से जा रहे हैं, शिकार के लिए गए हैं, भूख लग गई तो फल तोड़ के खा लिया, सब्जी तोड़ के खा ली। वो बनाते थोड़ी थे, जैसे हम अलग अलग रेसिपीज देखते हैं यार, कोई लड़कियां कोई भी डिश बनाने से पहले 1000 रेसिपीज यूट्यूब पे देखती है, तब जाके बनाती है, और तब भी वो सही से नहीं बन पाती है, ठीक है। तो हम क्या थे, एक तरीके से बस अपनी जिंदगी ना चाहते हुए भी काट रहे थे। पर अब क्या है, अब तो सिचुएशन अलग है, ठीक है। to know about all the phenomenon which vary over space। तो हम ज्योग्राफी, अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है कि हम ज्योग्राफी को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में भिन्न भिन्न होने वाले सभी घटनाओं के बारे में जानना, कि हमारा जो अंतरिक्ष है, हमारा जो स्पेस है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, जैसे चांद हो गए, सितारे हो गए, एक तरीके से हमारे सारे ग्रह हो गए, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, वो सारा भी हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। अच्छा, कॉन्स्टिलेशन, आप लोगों ने, जब आप लोग छोटी क्लास में थे 6th-7th, आपने कॉन्स्टिलेशन पढ़ा होगा कि सुबह 4 या 5 बजे बहुत सारे सितारे क्या मिल ग्रुप बनाकर कुछ अलग अलग सी फोटोज बनाते हैं या इमेजेस, फिगर्स बनाते हैं, है ना। तो वो भी तो हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। तो स्पेस के बारे में अच्छे से जानने के लिए, अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण के बारे में अच्छे से जानने के लिए हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद है टू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड एंड पीपल, कि विविध भूमियों और लोगों के बारे में जानने के लिए। अब जैसे अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, इंडिया बहुत डाइवर्स और डेमोक्रेटिक कंट्री है यार, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो उन लोगों के जानने के लिए हम बहुत उनके बारे में उत्सुक रहते हैं ना, तो वो भी हम एक तरीके से ज्योग्राफी के थ्रू ही जानते हैं कि डाइवर्स लैंड एंड पीपल की तरीके से, एक तरीके से ये समझो कि जैसे आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है इस इमेज में, यहाँ ग्रास लैंड है एक तरीके से, है ना, और ये आपका क्या, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है आपको, ये एरिया जो है ये आपका पानी है। तो ये एक तरीके से डाइवर्स लैंड ही तो हो गया कि विभिन्न तरीके के प्रकार की जो चीजें हैं वो हमारी पृथ्वी पे है। अब विभिन्न प्रकार की चीज है तो विभिन्न प्रकार के लोग भी धरती पे रह रहे हैं, है ना। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफी, एक्चुअली भूगोल है क्या, भूगोल का हमारी लाइफ में क्या रोल है, यह हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, हमारे जीवन में क्या महत्व है इसका। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर, यानी भूगोल भूगोल जो है ना, एक तरीके से वो अध्ययन करता है किसका, हमारी जो पृथ्वी की भौतिक भूगोल है, ठीक है। यानी एक तरीके से ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर, भूगोल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करता है, जानता है फिजिकल फीचर्स के बारे में। फिजिकल फीचर यानी आपके माउंटेन आ गए, रिवर आ गए, ओशन आ गए, प्लेटूज आ गए, ठीक है, डेजर्ट आ गए, या आपकी एक तरीके से पूरा पथरीला एरिया जो हो गया वो आ गया आपका, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में जानता है, वहां का कैसा वातावरण है, कैसा मौसम है, एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट, और जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो पर्यावरण के साथ एक तरीके से कैसे खुद को जोड़ता है, कैसे उसके साथ संबंध बनाता है, ठीक है। उसके बाद है इट एक्सप्लोर वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, चीजें कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी चीज कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, महासागर कहाँ पे है ना, वाई दे आर देयर, एंड वो चीज अगर वहां पे तो वहां पे वो क्यों है, उसका भी यार एक रीजन है ना, एंड हाउ दे अफेक्ट वन अनदर ओवर स्पेस एंड टाइम, और वो कैसे सारी चीजें एक दूसरे पे प्रभाव डालती है, यानी अफेक्ट करती है, ठीक है। यह पता लगता है कि चीजें कहाँ स्थित है, वह वहां क्यों है, और वह अंतरिक्ष और समय के साथ एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। यानी अगर कहीं पहाड़ है और पहाड़ के पास अगर नदी है, तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेशन बना रहे हैं, कुछ तो उन दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है ना, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, और उन दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है तो हम पे भी उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हम अपने एनवायरमेंट के साथ, हम अपने पर्यावरण के साथ कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है।
अब ज्योग्राफी को आप लोग एक तरीके से ऐसे समझिए कि ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, एक तरीके से द टर्म जियोग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एराटोस्थेनेस। ठीक है, एराटोस्थेनेस ये आपके एक स्कॉलर है, एक विद्वान है, अ ग्रीक स्कॉलर, जिन्होंने 276 194 बीसी में इस टर्म को बताया था। ठीक है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एरो एराटोस्थानेस थानेस, हाँ एरास्टोथानेस, ठीक है, तो 276 टू 194 बीसीई में किया गया था। ये एक स्कॉलर थे जिन्होंने ज्योग्राफी का टर्म निकाला था, जैसे पॉल साइंस, हिस्ट्री, हमारा ऐसे टर्म्स आते ना अलग अलग, तो ऐसे ही टर्म्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने पता लगाया था। किस टाइम पे? इस टाइम पीरियड में। इससे आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, अभी देखते हैं ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल हमें पृथ्वी के बारे में बताता है कि पृथ्वी एक्चुअली है क्या, वो कैसे काम करती है, पृथ्वी कब आई। ठीक है, और द वर्ड has been derived from two roots from Greek language, geo earth and graphos means description। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो, जियो का मतलब होता है बेटा पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन से लिया गया है। ठीक है, ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, जैसे हम बोलते हैं ना फोटोग्राफ या एक तरीके से बारग्राफ की, उस चीज के बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड है, ये वर्ड जो है आपका ये ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, ग्राफोस का मतलब होता है एक तरीके से वर्णन, कि हमें पृथ्वी का वर्णन करना है, हमें अर्थ के बारे में जानना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, द वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जियो अर्थ एंड ग्राफोस डिस्क्रिप्शन, यानी यह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो और पृथ्वी ग्राफोस से बनाया गया है। ठीक है, यानी जियो का मतलब आपका हो गया एक तरीके से अर्थ, और ग्राफोस का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी यानी भूगोल के अनुसार अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, भूगोल के अनुसार पृथ्वी को मानव का निवास स्थान बताया गया है, यानी अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य का घर। एक तरीके से आप इस चीज को समझो कि मनुष्य का घर जो है, घर ही तो है ना हमारा पृथ्वी, इस पे हम रह रहे हैं, तो मनुष्य का घर जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, मनुष्य का निवास कैसे होता है, होम ऑफ पीपल किसको बोला गया है, अर्थ को बोला गया है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी यहाँ पे अगर कुछ आपको बीच में कहीं डाउट होता है तो आप वो मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग। ये बेटा आपके एग्जाम में भी आती है बच्चे, तो इनको आप जरूर से पढ़ना। ठीक है, रिचर्ड हार्टस्टोन क्या कहते हैं, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी रिचर्ड हार्टस्टोन क्या कहते हैं, भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंधित है। यानी एक तरीके से जो ज्योग्राफी है ना, वो पढ़ती है, वो समझने की कोशिश करती है, और वो बताने की कोशिश करती है कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है, हमारी जो पृथ्वी की सतह है, वो कैसे अलग अलग है, एक नहीं है ना, अलग है। मैंने बोला कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे पेड़ ही पेड़ है, कहीं पे जंगल ही जंगल है। तो ऐसे करके भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंधित है। कि ज्योग्राफी जो है वो कंसर्न है, वो सोचती है, समझने की कोशिश करती है किसके बारे में, कि हमारी जो अर्थ का सरफेस है वहां पे क्या क्या एरिया है और वो कैसे कैसे अलग है। सेम है तो वो अर्थ पे ही, पर अर्थ पे होने के बावजूद भी वो कैसे अलग है। ठीक है, उसके बाद है आपके हैटनर ने क्या बोला बच्चे, ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंस ऑफ फिनोमिनॉन। ठीक है, यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी भूगोल पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में सामान्यतः संबंधित घटनाओं के अंतरों का अध्ययन करता है। एक तरीके से आप ये समझिए कि जो ज्योग्राफी है वो स्टडी करता है डिफरेंस ऑफ फिनोमिनॉन, जैसे अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, सुनामी आई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूचाल आ गया, तो वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं, अब कुछ तो पीछे रीजन है, कुछ तो पृथ्वी में खलबली हुई होगी ना, कि
ऐसा हुआ है। उसके बाद रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अब एक जगह पे भूकंप आया, लेकिन बाकी जब भूकंप आया तो बाकी जगहों पे भी तो आना चाहिए ना। अब हमेशा जापान में क्यों भूकंप आता है, ये बड़ा क्वेश्चन रहता है। जापान में बार बार भूकंप आता है, तो वहीं पे क्यों आता है? तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसके पीछे का क्या राज है, वो हमें ज्योग्राफी बताने की कोशिश करती है, वो हमें भूगोल बताने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टडी एरिया ऑफ अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टडी एरिया ऑफ ज्योग्राफी, यानी एक तरीके से भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, कि भूगोल में हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं और हम इन चीजों को क्यों पढ़ने वाले। तो अभी तक तो हमने एक तरीके से डेफिनेशन पढ़ी है वो ज्योग्राफी, अब हम इसका एक तरीके से मीनिंग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, है ना। तो चलिए आइए आगे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस इन इट्स सब्जेक्ट। ज्योग्राफी भी एक तरीके का विज्ञान है, साइंस से रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैटर एंड मैथोडोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स। यानी जो हमारा भूगोल है, भूगोल अपनी विषय वस्तु और कार्य प्रणाली में अन्य विज्ञानों से भिन्न है, लेकिन साथ ही यह अन्य विषयों से भी निकटता से जुड़ा हुआ है। यानी ज्योग्राफी जो है वो तो एक तरीके से डिफरेंट है, सारे सब्जेक्ट अलग है, हमारी लाइफ में सारे सब्जेक्ट का अपना अलग रोल होता है। अब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता लगेगा हमारी अर्थ कैसी है, कैसे काम करती है चीजें अर्थ पे, ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री में पढ़े, हिस्ट्री में अपने पास्ट के बारे में जो बीत गया हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि इंसान कैसे आया, इंसानों ने खाना बनाने कैसे सीखा, काम करना कैसे सीखा। पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं कि संविधान कैसे बना, संविधान का हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, डेवलपमेंट विकास के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अब देखो ज्योग्राफी जो है वो डिफरेंट है अदर साइंस से इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी, बट एट द सेम टाइम ये रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं अलग भी है और ये सेम भी है। अब जैसे हम मैथ्स और साइंस की बात करते हैं, तो मैथ्स और साइंस है तो अलग सब्जेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े भी है। मैथ्स में आप बायो भी कर लोगे, आप केमिस्ट्री भी कर लोगे, लेकिन बात आ जाती है फिर फिजिक्स पे, फिजिक्स में आपका आता है मैथ। तो है तो ये सब्जेक्ट अपने अलग, इनके अलग अलग रोल है, लेकिन फिर भी ना चाहते भी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो वही बात ये पे कह रहा है कि ज्योग्राफी जो है वो अलग है साइंस से, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर भी अलग होते हुए भी एक तरीके से ये सेम है, ठीक है। अब ज्योग्राफर यानी एक तरीके से जो ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, जो जिनके पास बहुत डीप में नॉलेज है ज्योग्राफी के बारे में। Geographers do not studies only the variations in the phenomenon over the Earth's surface, but also studies the associations with the other factors which cause these variations। एक तरीके से यानी भूगोलवेता, ज्योग्राफर्स को जो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोलवेता, केवल पृथ्वी की सतह पर होने वाले घटनाओं में विभिन्नताओं का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि उन अन्य कारकों के साथ संबंधों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं का कारण बनते हैं। यानी एक तरीके से मान लो कोई ज्योग्राफर है, ज्योग्राफर के घर के आसपास कहीं भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो अब वो बेचारा उसके बारे में तो पढ़ेगा ही कि भूकंप आया, इस टाइम आ गया, थोड़ा सर्च वर्च करेगा, पर वो पीछे का डीप में जाके रीजन जानने की कोशिश करेगा कि भूकंप आता है तो क्यों आता है, और ऐसा क्या होता है कि पूरी धरती हिलनी शुरू हो जाती है, पंखे गिर जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती है, बिल्डिंगें टूटना शुरू हो जाती है। तो जो ज्योग्राफर है फिर सिर्फ वो स्टडीज नहीं करते उन चीजों के बारे में जो पृथ्वी पर होती है, पर पीछे जाके जानने के बारे में कोशिश करते कि ऐसी क्या चीज है, क्या रीजन है कि किस वजह से ये ऐसा हो रहा है, भूकंप आया है, ऐसे क्यों हो रहा है और ये क्यों लोगों पे अपना प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे आप जैसे मेरी क्लासेस देखोगे तो आपको मेरा टीचिंग मेथड समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका आगे द ज्योग्राफिकल फिनोमिनन बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक। ये बड़ी भयंकर डेफिनेशन है, इसको ध्यान से सुनना। भूगोलिक घटनाएं भौतिक और मानवीय दोनों स्थिर नहीं बल्कि अत्यधिक गतिशील है। अब एक तरीके से मानो अर्थक्वेक के हमने बारे में लिख दिया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया। अब क्या अर्थक्वेक एक बार ही आता है? अब अर्थक्वेक कल परसों आया तो क्या अब कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, बार बार आएगा, ठीक है। तो जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है यानी भूगोलिक घटना जो है वो अब चाहे वो फिजिकल हो, अब उन घटनाओं के पीछे
चाहे तो वो खुद धरती का हाथ हो, चाहे वो इंसानों का हाथ तो है, कुछ गलत तो हो रहा है लोगों पे, पृथ्वी में प्रभाव तो पड़ रहा है उसका। ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ हो रही है, चाहे वो नेचर कर रहा है खुद के साथ छेड़छाड़ या हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है। आर नॉट स्टेटिक, स्टेटिक मतलब ऐसा नहीं है कि स्थिर एक जगह पे, रुकेगा नहीं। भूकंप एक जगह पे आया तो वो रुकेगा नहीं, वो बार बार आता रहेगा, क्योंकि अंदर उसका वो प्रोसेस चल रहा है, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। तो वो बार बार एक जगह रुकेगा नहीं, वो हमेशा चलता चले जाएगा। अब एक तरीके से अगर आप पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में जाए तो क्या हमारे जो इलेक्शंस है वो एक बार ही होते हैं? नहीं, हर 5 साल में होते हैं, बार बार होते हैं, हर लेवल पे होता है। तो क्या वो इलेक्शन एक ही बार होके खत्म हो जाते? नहीं ना, बार बार होते हैं। तो इसमें यही मतलब है। ओके, कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनॉन है यानी भूगोलिक घटनाएं जो है वो स्टैटिक नहीं है बट हाईली डायनेमिक है, यानी वो एक वक्त पे रुकेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी या होएगी, गैप ले लेके होएगी, लेकिन होएगी जरूर। ठीक है, अब एक तरीके से समझते हैं, ये जो इसने बोला है ना कि ये जो फिजिकल फिनोमिनॉन है या ज्योग्राफिकल फिनोमिनॉन है वो स्टैटिक नहीं है बट हाईली डायनेमिक है। अब अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, डेवलपमेंट मान लो अगर आप अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा तो मैंने आपको अपने डेवलपमेंट के लिए तो पढ़ाना शुरू करा ना, कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, टीचिंग करियर में जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहती हूँ। तो क्या अब मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी? अगर मैं यूट्यूब क्लास की बात ना करूँ तो क्या, जैसे मैंने बोला मेरे को टीचिंग फील्ड में हूँ मैं, ठीक है, टीचर हूँ, तो क्या मैं बस यहीं पे यूट्यूब पे पढ़ा के सीमित हूँ? नहीं, मैं स्कूल में जॉब करूंगी, मैं होम ट्यूशन लूंगी, मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाऊंगी या कहीं और किसी ऐप में पढ़ाऊंगी, कॉलेज में पढ़ाऊंगी, बड़े क्लासेस में पढ़ाऊंगी। इसका मतलब मेरी जो डेवलपमेंट है, मेरी जो ग्रोथ है, मेरा जो विकास है वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो कि प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी आदिम मानव, ठीक है, समाज सीधे तौर पर अपनी तात्कालिक पर्यावरण पे निर्भर थे। कि क्या हुआ, शिकार करने गए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, कोई जानवर आ गया बेचारा छोटा सा मासूम सा, पकड़ के उसे खा लिया। देख रहे हैं शेर आ रहा है, ठीक है, भालू आ रहा है, चीता आ रहा है, तो भाग गए गुफा में, अंदर चले गए बचने के लिए। तो एक तरीके से वो क्या करें, हम आगे एक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। फिर अभी तक वो पत्तों में घूमते थे, फूल पत्ते खाते थे, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने आग जलाना सीख ली पत्थरों के द्वारा, उन्होंने लकड़ी काटना सीख ली, घर बनाना सीख लिया, उन्होंने खाना बनाना सीख लिया। फिर ऐसे कर करके टेक्नोलॉजी है, और आज ये टाइम आ गया कि हम लोग क्या है, एक तरीके से अपने घर पे बैठे फोन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हम टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर रहे हैं, हम एकदम कंफर्ट जोन में रह के हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब क्या है, प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको बहुत पहले बेटा एक बात बोली थी कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो एक तरीके से माँ है, माँ हमें सब कुछ देती है, माँ अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। पर्यावरण एक तरीके से हमारी माँ है जो हमें सब कुछ देती है। अब वो हम, अब मान लो मैं जैसे, तो आप लोग बच्चों, आपके पेरेंट्स आपको क्या दे रहे हैं, मान लो पॉकेट मनी दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, आपके घर में एसी है, डाइनिंग टेबल है, आप महीने में 2 से 3 बार पिज्जा अफोर्ड कर पा रहे हो। अब आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ दे रहे हैं। अब जब सब कुछ दे रहे हैं तो आपके पेरेंट्स क्या है, एक तरीके से वो आपके ऊपर है कि आप जो भी चीजें वो आपको दे रहे हैं, आप उसका कैसे यूज करो, अच्छी चीज के लिए करो या बुरे चीज के लिए करो, डेवलपमेंट के लिए करो या कैसे करो, है ना। तो अब प्रेजेंट सोसाइटीज जो है उन्होंने मॉडिफाई कर लिया अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को बाय इन्वेंटिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी की वर्तमान समाजों ने क्या करा, प्रौद्योगिकी का आविष्कार और उपयोग करके अपने प्राकृतिक पर्यावरण को संशोधित किया है। यानी अभी की हमारी जो सोसाइटी है, हमने क्या करा, अपना जो आसपास का हमने नेचर है, नेचर को क्या करा, हमने एक तरीके से बदलाव लाया, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमने इन्वेंशन लाए, हम बदलाव लाए टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड थस हैव expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by the nature। यानी नेचर ने एक तरीके से, पर्यावरण ने हमें जो सामान दिया है, जो संसाधन दिया है, हम उसे कैसे यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। और इस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अपने अधीन करके और उनका उपयोग करके अपने संचालन के क्षितिज का विस्तार किया गया है। कि जो नेचर है, यानी एक तरीके से जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें जो भी संसाधन दिए उन्हें हम कैसे यूज करके अपने जीवन में कैसे उनका एक तरीके से कैसे यूज कर रहे हैं, और यूज करके कैसे
हम आगे बढ़ पा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। इंसान घर बनाता है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। स्कूल बनाता है डेवलपमेंट के लिए, और हॉस्पिटल बनाता है वो भी एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए। अगर लोग एक तरीके से बीमारी से मरना शुरू हो जाएंगे तो डेवलपमेंट कहाँ रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। अगर मान लो किसी देश में 2 लाख लोग रहते हैं, किसी देश में 2 लाख लोग रहते हैं, 2 लाख में से क्या हुआ, 50,000 लोग क्या है बीमारी से मरने शुरू हो गए, तो क्या ये देश डेवलप कर पाएगा? नहीं, लोग मरने शुरू हो गए। इनमें से कुछ वो लोग भी होंगे जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी देश की या अपने समाज के लिए आर्थिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जो आर्थिक व्यवस्था उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। और वो बेचारा, जैसे होता है ना कंपनी में जो एक बंदा बहुत अच्छा काम करता है या वो जॉब छोड़ देता है या फिर वो कहीं और चला जाता है, तो एक तरीके से कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से ऐसे ही है ये, ठीक है। और ये सब जो डेवलपमेंट है, जो स्कूल खुले हैं, तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुले हैं, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी कॉलेजेस खुले हैं एंड हॉस्पिटल्स खुले हैं, वो किसके लिए खुले हैं बेटा? वो हमारे डेवलपमेंट के लिए खुले हैं, ठीक है। अब अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजीज के थ्रू, अच्छे अच्छे मशीन के थ्रू ऑपरेशन होता है कि पता भी नहीं लगता, बंदा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है ना। तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो है। और वो टेक्नोलॉजी भी कहाँ से आई है? थोड़ा बहुत तो उस टेक्नोलॉजी को, उस मशीन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमने नेचर का साथ तो लिया होगा। नेचर से हमने 30 या 40% प्रोडक्ट लिया होगा, पानी लिया होगा, मिट्टी ली होगी, कुछ तो लिया होगा, तो वो नेचर से ही तो लिया है। तो नेचर से ही क्या हो रहा है? हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। किसके थ्रू? प्रौद्योगिकी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। अब है हमारा, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम अ स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम। प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव आवश्यकता के स्तर से स्वतंत्रता के स्तर पे पहुंच गए। पहले खाना होता था हमारे पास, खाना अभी भी एक जरूरत है, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर इंसान क्या है, किस पे डिपेंड है? खाने पे, पेड़ पे डिपेंड है पूरी तरीके से। और पेड़ ना रहे, पौधा ना रहे, या मासूम जानवर ना रहे, मुर्गा ना रहे, बकरी ना रहे, तो आदि मानव समाज जो वो जीवित रह पाते? नहीं रह पाते। अब क्या है, हमारे पास एक तरीके से उन्होंने अपने जिंदा रहने के लिए उन चीजों को कंज्यूम करा। हम क्या कह रहे हैं, हम अब बहुत ज्यादा फ्रीडम हो गई है, हमारे पास खाने के लिए बहुत चॉइसेस है। मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना सकती हूँ, रिसोर्स है, पिज्जा बना सकती हूँ, घर पे मोमोज बना सकती हूँ, स्प्रिंग रोल बना सकती हूँ, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग चीजें बना सकती हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, अब मान लो कोई बंदा है, जैसे मान लो मुझे व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है, मुझे मन कर रहा है बड़ा खाने का, पर इतना पैसा भी नहीं कि मैं बाहर से अफोर्ड करूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं काम करूंगी, यार मैं घर में क्यों नहीं बना लेती? घर में क्या होएगा, पैसे भी कम लगेंगे और बनेगा भी ज्यादा। तो मैं क्या करूंगी, यूट्यूब से रेसिपी देखूंगी या बिग बास्केट से, ब्लिंकिट से सामान मंगाऊंगी एक तरीके से, है ना। तो वो क्या हुआ, वो मैंने यहाँ पे किसका यूज करा? खाना बनाने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मैंने किसका यूज करा? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, प्रौद्योगिकी का यूज हुआ। अब खाने को तो मैं वो भी खा सकती थी, दाल चावल भी खा सकती थी, रोटी सब्जी, पर मैंने सोचा नहीं, मेरे को तो भाई पास्ता ही खाना है, मेरे को तो पिज्जा खाना है। तो ऐसे हमारे पास चॉइसेस है, ठीक है। हमारी इच्छा एक तरीके से बढ़ती जा रही है। पहले हम खाना सिर्फ इसलिए खाते थे बस पेट भर जाए, पेट में जाना चाहिए, पेट में जाने के बाद तो सभी मिल जाता है। अभी क्या है कि जो हमारा मन करता है हम वो खाते हैं। नहीं, आज मुझे मोमो खाना, आज पिज्जा खाना, आज मुझे दही तड़का खाना, आज मुझे दाल चावल खाना, आज मुझे कड़ी चावल खाना, आज शाही पनीर खाना है, अलग अलग चीजें। तो अब हम किस लिए खाना खाते हैं? अपने स्वाद के लिए खाते हैं। एक तरीके से आप लोग ये समझो, खाना किस लिए खा रहे हैं बेटा? स्वाद के लिए खा रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं खा रहे। एक तरीके से पेट भरना है वो तो बात की बात है, ठीक है, पर हम स्वाद भी फोकस करते हैं। खड़े मसाले डालते हैं, नमक मिर्च डालते हैं, अच्छे से मसाले डालते हैं, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, तो वो किस लिए डालते हैं? स्वाद के लिए तो डालते हैं, नहीं तो खाना तो नमक और पानी से भी बना के रख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो स्वाद चाहिए, है ना। एज अ सोशल साइंस, ठीक है, डिसिप्लिन ज्योग्राफी स्टडीज द स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पैटियल इंटीग्रेशन, यानी एक सामाजिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में भूगोल, स्थानिक संगठन और स्थानिक एकीकरण का अध्ययन करता है। यानी सोशल साइंस डिसिप्लिन जो आपका सामाजिक विज्ञान, जो आपने से 7th 8th 9th 10th में पढ़ा है आपने, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसमें जो हमारा ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वो स्टडी करता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्थानिक संगठन। जैसे अगर यहाँ पे मान लो घर है, कहीं पे महल है, होटल है, उसके बारे में समझेगा, पढ़ेगा। एंड स्पेशल इंटीग्रेशन, कि लोगों को में एक तरीके से एकीकरण है,
ठीक है, लोग अलग भी है, अलग होके भी लोग एक तरीके से एक है, इंटीग्रेट हो रहा है, यानी अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, फिर भी मिलके एक सोसाइटी में रह रहे हैं। कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई मुंबई से बिलोंग करता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, फिर भी दिल्ली में रह रहे हैं। तो अलग होके भी हम लोग एक हो रहे हैं ना, तो वो किसके थ्रू हो रहे हैं? ज्योग्राफी के थ्रू हो रहे हैं हम, कि हाँ की दिल्ली की ज्योग्राफी हमें कुछ तो ऐसा दे रही होगी जो इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे है ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विद थ्री सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी भूगोल एक विषय के रूप में तीन प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। क्वेश्चन मार्क मैंने पीछे भी लगाया कि रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज हो रही है तो ऐसे क्यों हो रही है, पानी आया है कहाँ से आया है, पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ कैसे बना। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कुछ प्रश्न पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के पैटर्न की पहचान से संबंधित है। यानी एक तरीके से पैटर्न बन रहा है ना, हमारे नेचर का पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पे पहाड़ होंगे, यहाँ पे घर होंगे, यहाँ पे नदी होगी, यहाँ पे पेड़ होएगा, यहाँ पे जंगल होएगा। एंड कल्चरल फीचर्स यानी एक तरीके से कि हम उस चीज का कैसे यूज कर रहे हैं, इन संसाधनों को यूज करके, पृथ्वी की जो चीजें है, पहाड़ और पानी, इनको यूज करके हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, ग्रुप बना के रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आएगा हमारा कि व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा डील करता है क्या, कि ये चीज अगर ऐसे हो रही है तो वो क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे नजर डालते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल ह्यूमन कल्चर फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कुछ प्रश्न पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक और मानवीय सांस्कृतिक विशेषताओं के वितरण से संबंधित है। यानी एक तरीके से कि कैसे हो रही है चीजें, कहाँ हो रही है चीजें, एक तरीके से कैसे नहीं, सॉरी, कहाँ पे हो रही है चीजें, कि अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, प्रकृति ने डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है कि यहाँ पे इंसान रहेंगे, यहाँ पे सड़क बनेगी, यहाँ पे मंदिर होंगे, यहाँ पे पहाड़ आएगा, पहाड़ के पीछे से एक तरीके से या कहीं से नदी निकलेगी, तो वो कैसे आ रही है वो। ठीक है, एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो कैसे आ रही है एंड हम उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आ रही है वो, एक तरीके से रीजन यही है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, यानी पर्यावरण अपनी संसाधनों को बांट रही है। तो वो कैसे बांट रही है, किस तरीके से बांट रही है, और बांटने की इसको जरूरत ही क्या है। हर जगह हम सिर्फ पहाड़ ही नहीं रख सकते, हर जगह हम सिर्फ नदी ही नहीं रख सकते। अरे मेरे बच्चे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन, कैसे चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और द यूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेसेस एंड द फिनोमिनॉन। तीसरा प्रश्न विशेषताओं और प्रक्रियाओं और एवं घटनाओं के बीच कारण कार्य संबंधों की व्याख्या से संबंधित है, कि एक्सप्लेन कर रहे हैं हम उन चीजों को। फिनोमिनॉन यानी कोई भी घटना घटित हो रही है धरती पे, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज ऐसे हुई, अच्छा पहले ये हुआ होगा, पहले ये हुआ होगा, फिर ऐसे जैसे वॉल्केनो निकलता है तो हमने पढ़ा ना, नीचे लेयर होती है, जब वहां गर्मी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, वो ऊपर उबलना शुरू होता है, फिर जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता, प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बन के फिर वो ऐसे करके एकदम से फूट जाता है, फिर सारा वो मैग्मा वॉल्केनो निकलना वो शुरू हो जाता है। तो ये कैसे है, एक तरीके से ये क्वेश्चन मार्क बन रहा है ना यहाँ पे, कि ये चीज अगर है तो ये कैसे है। तो इसी क्वेश्चन मार्क्स का क्या करना, हमें यहाँ पे ज्योग्राफी को पढ़ के आंसर करना है। ठीक है बच्चे, अब है आगे ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग रिलेशन डिसिप्लिन, सॉरी, एक एकत्रित विषय के रूप में भूगोल, यानी हम इसको सिर्फ एक विषय के रूप में कैसे पढ़ सकते हैं, अलग से एक विषय है लेकिन दूसरों विषयों के साथ भी क्या है, जुड़ा हुआ है। Geography as an integrating discipline has interface with numerous natural and social sciences, यानी एक एकीकृत विषय के रूप में भूगोल का अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। यानी ज्योग्राफी क्या बोला मैंने, एक अलग से भूगोल क्या बन चुका विषय, अभी विषय क्या है दूसरे विषयों से भी जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ है, इसका क्या रोल है,
ठीक है, जैसे हम एक तरीके से बोले ज्योग्राफी को हमने, आपने कभी सोचा कि ज्योग्राफी को उन्होंने सोशल साइंस पे क्यों ऐड करा? ताकि आप लोग थोड़ा सा डीप में जाके नहीं, बेसिक नॉलेज जिसका एक ले सको, आपको पता लगे, क्योंकि वो ये नहीं कि उन्होंने अपनी मर्जी से जोड़ दिया। आप आगे इसकी टेबल्स है, नेक्स्ट पार्ट में डीपली पढ़ेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो कैसे और क्यों है। ठीक है, तो वो चीज अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी जो एक इंटीग्रेटिंग, एक उभरता हुआ विषय है जिसका बहुत बढ़िया रिलेशन है हमारे नेचुरल साइंस के साथ, यानी हमारे प्राकृतिक विज्ञान के साथ और हमारे सामाजिक विज्ञान के साथ। ये क्या करता है, एक तरीके से संबंध बनाता है। ठीक है बच्चे, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस द हिस्टोरिकल इवेंट्स, भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, या एक तरीके से कोई एस्टेरॉइड आके गिर गया, मेटेरॉइड आके गिर गया, तो वो जो ये सारे इवेंट्स हुए इनका ज्योग्राफी पे भी तो असर पड़ा। अभी जैसे वॉर टेंशन चल रहा है किसके बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा है ना, तो अभी क्या है, अभी जैसे वॉर हो रहा है एकदम, मतलब ऐसे मिसाइल्स वगैरह छोड़ी जा रही है, जो भी है अभी तो जैसे खत्म हो गया है, सीज फायर हो गया है। अगर हम यूक्रेन और रशिया की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे ये जो वॉर टेंशन है तो लोगों पे तो प्रभाव डाल रही है, ज्योग्राफी पे भी डाल रही है, भूगोल पे भी डाल रही है। तो भूगोल पे कैसे प्रभाव डाल रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण को एक तरीके से तबाह कर रही है, उसे मार रही है, उसे खत्म कर रही है, उस जगह को, उस जमीन को खराब कर रही है, वहां पे प्रदूषण फैला रही है ना। ठीक है, इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड एरिया गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस, यानी पारंपरिक युद्ध में क्षेत्रफल में बड़े देश स्थान की कीमत पर समय हासिल करते हैं। यानी ट्रेडिशनल वॉरफेयर, जब पारंपरिक युद्ध होते हैं तो कंट्रीज जो है बहुत लार्ज एरिया है, जो एक स्थान है, बहुत बड़े बड़े देश है, स्थान की कीमत पर समय हासिल करते हैं। यानी जब किंग्स के बीच में, रूलर्स के बीच में क्या होता है, जब वॉर होता है तो कोई एक बंदा जीत जाता है तो वो क्या करता है, दूसरी कंट्री को भी अपने अंडर ले लेता है, फिर वो उस कंट्री के हिसाब से अपना, उस वहां के जो लोग हैं, वहां के जो मनुष्य है, वहां के एक तरीके से जो नागरिक है, उन्हें अपने हिसाब से चलाता है ना। तो कुछ तो वो सोच के ही वॉर करता होगा, उस एरिया को, उस भूगोलिक क्षेत्र को अपने अंडर ले रहा है तो कुछ सोच के ही तो करता होगा। वो चीज उसको कुछ एक तरीके का खुशी दे रही है, प्लेजर दे रही है, या उसको पैसा दे रही है, उसको अमीर बना रही है, कुछ तो कर रही है, तभी तो कर रहा है यार वो, है ना। उसके बाद अब एक तरीके से ये समझो, इन इंडिया हिमालयस हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर। ठीक है, कि मतलब एक तरीके से एक दीवार बन चुकी है जो हमें टेररिज्म से या एक तरीके से बर्फीली हवाओं से रोकती है। एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बट द passes प्रोवाइडेड रूट टू द माइग्रेट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पे एक चीज ये देखो, अगर कोई एक चीज हमारे पास अच्छी भी है तो बुरी भी है, एक चीज का फायदा भी है तो नुकसान भी है। तो इसने बोला भारत में हिमालय ने महान अवरोधकों के रूप में कार्य किया है, ठीक है, और सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन दरे मध्य एशिया से आने वाले प्रवासियों और आक्रमणकारियों के लिए मार्ग उपलब्ध कर रहे हैं। कि इंडिया में जो हमारे पास हिमालय है, जो चोटी है, जो पहाड़ है, वो अच्छे हैं, एक तरीके से हमने एक तरीके से दीवार के लिए काम कर रहे हैं, जो हमें प्रोटेक्ट दे रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं बर्फीली हवाओं से, ठंडी हवाओं से, या फिर जो टेररिस्ट होता है, आतंकवाद से। लेकिन प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमें क्या कर रहे हैं, रूट, एक तरीके से रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, किसके लिए, रूट्स टू द माइग्रेंट्स, के प्रवासी जो आ रहे हैं, जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री के लिए बाहर से आके जानबूझ के बस रहे हैं। एंड इन्वेडर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, यानी आक्रमण, जो रूलर्स है, जो जब्त करना चाहते हैं दूसरी कंट्री को, उसको भी एक तरीके से रूट प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे अगर किसी चीज के गुड इम्पैक्ट भी है तो उसका बैड इम्पैक्ट भी है। जो अगर कोई एक चीज है उसके एक तरीके से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो ये भी तो हमारे जो पहाड़ है बच्चे, इतना सुंदर है, जो पहाड़ देखने का मन करा, मेरा तो मन करे यहाँ पे घूमने चली जाऊं, ऐसा कुछ एनीवेयर डोर मेरे को मिल जाए डोरेमोन वाला और इसके अंदर घुस जाऊं मैं। तो इतना प्यारा सा सुंदर सा पहाड़ आपको जो देखने मिल रहा है, जिसको देख के मेरा तो मन एकदम खुश हो गया है। तो ये क्या है, एक तरीके से बैरियर के लिए भी काम कर रहा है और एक तरीके से हमारे लिए बुरा भी कर रहा है। फोन हम यूज करते हैं, फोन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है ज्यादा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। वो फोन से पढ़ रहे हो आप, अच्छे मार्क्स भी लाते बच्चे फोन से क्लासेस लेके, है ना। और वही क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे नालायक भी होते हैं जो क्या करते हैं, फोन तो पढ़ने के लिए लेते हैं और हाथ उनका
उनका जो अंगूठा वो इंस्टाग्राम खोल लेता है अपने आप, यूट्यूब खोल लेता है, ठीक है, तो वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो ये बात है। The sea coast has encouraged contact with people from East and Southeast Asia, Europe and Africa, यानी समुद्र तट पर समुद्र तट ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लोगों के साथ संपर्क को प्रोत्साहित किया है। यानी जो समुद्र तट है वो एनकरेज करता है कि लोगों से एक तरीके से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है ना, लोगों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसने रिलेशन बनाया है सी कोस्ट ने, समुद्र तट ने, किसके साथ, साउथ ईस्ट के साथ, ठीक है, और ईस्ट एशिया के साथ, यूरोप के साथ एंड अफ्रीका के साथ। यानी अगर मान लो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कोई फॉरेन ट्रिप पे गए या एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रिप पे गए, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो वो ज्योग्राफी के थ्रू ही तो कर रहे हैं ना, हम वहां जाते, ना हम वहां के रिसोर्सेज यूज करते, ना हमारी फ्रेंडशिप होती, ना हमें उन लोगों के बारे में पता लग पाता। ठीक, अब है फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, यानी भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो जैसे ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं हैव कनेक्शन विद नेचुरल साइंस, भौतिक भूगोल की सभी शाखाओं का प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध है। यानी जो ब्रांचेस है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी की, हमारी भौतिक भूगोल की, जैसे पहाड़ हो गए, पेड़ हो गए, मरुस्थल हो गया, लोग हो गए, ठीक है, कोई एक जगह हो गई, क्षेत्रफल हो गया, कोई कंट्री हो गई, देश हो गया, तो उसका कनेक्शन है, वो जुड़ा हुआ है, उसका संबंध है किससे, नेचुरल साइंस से, यानी प्राकृतिक विज्ञान से भी। और सबसे पहले तो हमने, अगर मैं बोलूँ, हम 5th क्लास 5th में ईवीएस पढ़ते थे, तो हम, हमारी जो ज्योग्राफी की शुरुआत हुई साइंस की, वो तो हमारी ईवीएस से हुई। तो ये सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग होके अलग से हम पढ़ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के थ्रू हम इको भी पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, ओशनोग्राफी एंड सॉइलग्राफी रिस्पेक्टिवली हैव वेरी क्लोज लिंक विद द नेचुरल साइंस। ठीक है, एज दीज ड्राइव द डाटा फ्रॉम दिस साइंसेस। अब आप एक बात बताओ मुझे, पारंपरिक भौतिक भूगोल भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा भूगोल का क्रमशः प्राकृतिक विज्ञानों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये अपने आंकड़े इन विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। अब एक तरीके से आप ये मान के चलो कि अगर हमें जल विज्ञान के बारे में जानना है, हमें एक तरीके से मान लो जल विज्ञान के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी में जो डाटा आएगा उस डाटा को कौन लाएगा, जो हाइड्रोलॉजी को पढ़ता है, जो ओशनोलॉजी को पढ़ता है। मुझे एक तरीके से मान लो मौसम विज्ञान के बारे में जानना है, तो जो मौसम विज्ञान के बारे में जो पढ़ता है मौसम विज्ञान को, जो साइंटिस्ट है, वो डाटा कहाँ से लाएगा, क्लाइमेटोलॉजी से लाएगा, मौसम विज्ञान से लाके फिर किसके अंदर डालेगा, ज्योग्राफी के बुक के अंदर डालेगा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट के थ्रू जो है, हम ज्योग्राफी के थ्रू इन सारे सब्जेक्ट से हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और इनका जो डाटा है, जो ज्योग्राफी के अंदर जो भी डाटा आता है, भूगोल के अंदर हमारे पास जो भी एक तरीके से डाटा हमें जो भी प्रोवाइड होता है भूगोल के थ्रू, वो सारा कहाँ से आता है, इन्हीं साइंस से आता है, ये जो आपके सारे साइंसेस है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये सारे इन सब्जेक्ट्स को जो लोग पढ़ते हैं वो डाटा लाके ज्योग्राफर्स को देते हैं। ज्योग्राफर्स खुद भी रिसर्च करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनका भी हेल्प करते हैं। मेरे कोई फ्रेंड है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, मैं हूँ ज्योग्राफी, अब उसके बुक में ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई चैप्टर आ गया, एनवायरमेंट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेरा हेल्प लेगा या नहीं लेगा, यार तू जो ज्योग्राफी पढ़ रहे है तू मुझे बता थोड़ा, या तू साइंस पढ़ रहे है तू मुझे बता थोड़ा, है ना। तो एक तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी जुड़े हुए हैं। ठीक बच्चे, अब है बायोज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बोटनी, यानी बायोज्योग्राफी जो है वो रिलेटेड है बोटनी, जूलॉजी एज वेल एज इकोलॉजी, as human beings are located in different location each। ठीक है, जैव भूगोल का वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और पारिस्थितिक से गहरा संबंध है,
क्योंकि मनुष्य अलग अलग स्थानों पर स्थित है। क्योंकि अब देखो जो बायो ज्योग्राफी जैव भूगोल हो गया, ये एक तरीके से वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों के बारे में, जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, इंसान समझ लो, डायनासोर समझ लो, जानवर, कीड़ा, कोई छोटा मोटा जीव जंतु समझ लो, उनके बारे में नॉलेज, और इकोलॉजी आपका हो गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है, इकोलॉजी, ये जो सारे सब्जेक्ट है ये भी हमारे ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड होते हैं, और ये भी हमें बताते हैं कि उन लोगों का लाइफ जो है वो कैसे चल रहा है और वो ज्योग्राफी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। द कार्टोग्राफी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रिक्वायर सफिशिएंट प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स। अब आपका क्लास 12th में बेटा चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, जनसंख्या इधर उधर बढ़ी हुई है। अब जनसंख्या इधर उधर बढ़ी हुई है, अब तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या का डाटा कौन निकालेगा, जो मैथ्स पढ़ते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो इकोमेट्रिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो उस डाटा को निकाल के ज्योग्राफर्स को देंगे कि लो जाओ ये आपका डाटा है, थोड़ा उसको उसके बारे में बताएंगे और फिर बुक में उसको लिख देंगे या छाप देंगे। ठीक है, अब है आपका ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस यानी भूगोल, एक तरीके से भूगोल और सामाजिक विज्ञान, जो सारे सोशल साइंस डिसिप्लिन है, चाहे वो आपका सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डेमोग्राफी हो गया, वो स्टडी करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। सभी सामाजिक विज्ञान विशेष विषय जैसे समाज क्षेत्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और जनसंख्यिकी सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करते हैं। यानी जो सारी सोशल साइंस डिसिप्लिन है, चाहे उसमें सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के बारे में आ गया, समाज के लोगों के बारे में आ गया, पॉलिटिकल साइंस विज्ञान के बारे में आ गया, राजनीतिक विज्ञान आ गया, इकोनॉमिक आ गया, आपका अर्थशास्त्र आ गया, और डेमोग्राफी यानी जनसंख्यिकी है। जनसंख्यिकी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के बारे में, लोगों के बारे में जानना। ठीक है, तो ये जो सारे सब्जेक्ट है ये हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड है। एंड सोशल साइंस के अंदर हमारा क्या आता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर हमारा क्या आता है, भूगोल आता है, हमारा ज्योग्राफी आता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर टुडे सेशन, एंड आई होप आपको आपका फर्स्ट सेशन ज्योग्राफी क्लास 11th का सफलता बैच का पसंद आया होगा। ठीक है, एंड आप हमारे चैनल से ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी से ही अपलोड करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।